एवरीवन। तो आज थोड़ा सा 5-7 मिनट क्लास ले स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग शेड्यूल। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक। तो देखिए लास्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो हमने लास्ट क्लास ये बाकी सब एंथैल्पी हमने डिस्कस किया था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, सब्लिमेशन, एंड देन वी वर डिस्कसिंग हेसेस लॉ। तो हेसेस लॉ में जैसे देखिए मैंने आपको कल क्वेश्चन दिखाया वैसे ही पूछा जाता है कि आपको कुछ रिएक्शंस के एंथैल्पीज दे दिए जाएंगे, चाहे वो फॉर्मेशन हो, कंबशन हो, जो भी हो। आपको कुछ रिएक्शंस के एंथैल्पी दे दिए जाएंगे और आपको एक उसमें से मतलब उसी उन्हीं रिएक्शन में से जो भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स होंगे उन्हीं को मिलाकर एक रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, चाहिए अमोनिया वाला हो, चाहिए N2O2 वाला हो, है ना। कई बार तो वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही पूछ लेता है। अगर आप ये रिएक्शन, अच्छा दिया ही था मैंने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछ लेगा या कभी एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछ लेगा, वट एवर इट मे बी। तो आपको मतलब जब फुल टेस्ट होगा तो देर इज ए हाई चांस कि इस तरह से एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि we can find the enthalpy of an unknown reaction from enthalpies of some known reactions। ठीक। तो हमारा बस एक आखिरी लॉ बचा हुआ है, या एक आखिरी टाइप ऑफ विच इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। दोनों को इस फिर से चालू, आपका क्लास स्टार्ट होते ही चालू हो जाता है। मैं इसको तो ठीक करना पड़ता है। ये आपका क्लास चालू होता ही क्यों होता है? अभी मैंने क्लास तो दिस इज कॉल्ड एज Born-Haber cycle। Born-Haber cycle, and this Born-Haber cycle is actually application of Hess's law। अब देखो मेन नीट के एग्जाम में तो इस पर क्वेश्चन जनरली नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इसका जो चार्ट होता है। लेकिन आपको जो क्लास टेस्ट होंगे उसमें बिल्कुल पूछा जा ही सकता है बॉर्न-हेबर साइकिल का क्वेश्चन। सो व्हाट इज बॉर्न-हेबर साइकिल? तो देखिए जो बॉर्न-हेबर साइकिल है इट इज रिलेटेड टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कोई भी कंपाउंड उसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से ही वो रिलेटेड होता है। कैसे? आपने पढ़ा भी होगा मे भी पहले, तो देख लो कैसे क्यों मैंने ये लिखा। जैसे मान लो हमने लिखा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। दो एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, ये एग्जांपल हर बुक में भी गिवन होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ओके, तो हम जानते हैं कि इसको कैसे फॉर्म करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसे लिखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा, मैं पहले तो Na लिखूंगा और Na सॉलिड होता है वो भी लिख लें, और दूसरा हम किससे बनाएंगे इसको, क्लोरीन। तो क्लोरीन तो Cl2 होता है और ये गैस होता है, क्लोरीन इज अ गैस। लेकिन क्योंकि राइट हैंड साइड में मुझे एक ही क्लोरीन चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे एक ही क्लोरीन चाहिए ना, तो इधर मैं क्या लगाऊंगा, हाफ हाफ ऑफ Cl2, तभी एक ही क्लोरीन होगा। सो यहाँ पर भी मैं सेम ही चीज लिखूंगा कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी होगा इसी को क्या कहा जाता है, एंथैल्पी ऑफ क्या, फॉर्मेशन। लिख लो।
दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आप देखो क्यों हमने इसको एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ का। तो बेटा लास्ट क्लास हमने पढ़ा हेसेस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी एक्सचेंज होता है या टोटल एंथैल्पी चेंज जो है वो कांस्टेंट रहता है, चाहे आप उस प्रोसेस को एक सिंगल स्टेप में करो या आप प्रोसेस को 10 स्टेप्स में करो। तो जैसे हमने देखा था ए टू बी जाने में कि जितना एंथैल्पी लगता है, आप ए टू सी आओ, सी टू डी जाओ और डी टू बी जाओ, आपका टोटल इन तीनों स्टेप्स का भी जो एंथैल्पी सम होगा वो उसी के बराबर होगा। तो यही था हमारा ऐसा। तो देखो कैसे उसी चीज को हम यहां पर भी लगाएंगे। तो बस अब आपको वो ये कहता है कि ये जो NaCl है ये एक्चुअली बना किससे होगा। ठीक है, देखो तो पहले वो कहता है कि आप इस ये जो सोडियम सॉलिड है ना, सोडियम सॉलिड है, इसको पहले उसके गैसियस एटम में ले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस सोडियम टू इट्स गैसियस फॉर्म। तो कौन मुझे बताएगा इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इसे सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन सा एंथैल्पी देना होगा। यहां पर हम कौन सा एंथैल्पी दें सो दैट सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी दे सकते हो, एटोमाइजेशन भी दे सकते हो, कोई एटोमाइजेशन भी बोल सकता था। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, बिल्कुल। तो सॉलिड जो है वो गैस में चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब वो क्या कहता है, देखो अब वो कहता है कि ठीक है, एक बार तुम्हें गैसियस सोडियम एटम मिल गया ना, अब उससे एक इलेक्ट्रॉन हटा लो, रिमूव वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या ये गैसियस कैटायन बन जाएगा, ये गैसियस कैटायन बन जाएगा। तो कौन मुझे बताएगा कि इस प्रोसेस के दौरान कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। लैटिस एनर्जी। नहीं, अच्छा मैं याद दिलाता हूं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो इस चैप्टर में नहीं था, वो पहले के चैप्टर में था। टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है? अच्छा, जो लैटिस कह रहे थे बेटा, इसलिए वो नहीं होगा क्योंकि लैटिस एंथैल्पी का उधर डेफिनेशन क्या लिखा था हमने कि हम 1 मोल सॉल्ट को गैसियस आयंस में ब्रेक करते हैं। तो सोडियम मेरा सॉल्ट थोड़े ना, सोडियम तो मेटल है। और दूसरी बात है यहाँ पर तो वो गैसियस फॉर्म में है, जो सेकंड स्टेप है वहां पर तो वो गैसियस फॉर्म है, वो सॉलिड में भी नहीं है। तो इसलिए वो लैटिस नहीं हो सकता। ठीक है, आपने लैटिस सोचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मतलब एटलीस्ट आप कुछ तो रिलेट किया, लेकिन वो एक्चुअली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, बन गया, बस इतना ही बना के छोड़ना। मतलब बेसिकली क्या पता है, हमें इनको गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। जो भी हमारा रिएक्टेंट रहेगा वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू देयर गैसियस आयंस। तो अब बारी आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन को भी अल्टीमेटली आपको Cl माइनस में कन्वर्ट करना है, और एक ही झटके में मत कर देना, यू हैव टू गो बाय द स्टेप्स। तो पहला स्टेप यहां पर क्या हो सकता है, तो देखो क्लोरीन जब हम लिखते हैं Cl2, हाफ तो उसका कोएफिशिएंट है उसको हटाओ, Cl2 जब हम लिखते हैं दैट मींस वी हैव ए क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, ये होता है Cl2। तो अगर मुझे यहां पर Cl नेगेटिव चाहिए तो पहले तो मुझे इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ना।
एक और बार बता, सोडियम में हमें ये क्यों नहीं करना पड़ा? बिकॉज सोडियम इज मेटल, तो मेटल में कोई कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है कि आपको वो बॉन्ड तोड़ना। लेकिन क्लोरीन तो एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है ना, तो अगर मुझे क्लोराइड आयन चाहिए, क्लोराइड आयन, तो मुझे पहले तो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको एक इंडिविजुअल क्लोरीन एटम मिलेगा ना। So that is why you have to give here something called as bond energy. और यहाँ पर आप सिंपली, अगर इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बॉन्ड एनर्जी लिखो ना, बीई लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। बॉन्ड एनर्जी लेकिन पूरा नहीं हुआ, मैंने सामने इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ा है। यू हैव टू गिव हियर बॉन्ड एनर्जी। लेकिन कितना बॉन्ड एनर्जी देंगे बेटा? यहाँ पर भी आप हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी देंगे। अब देखो ये चीज जो है ना, ये थोड़ा सा ग्रेस करने में मुश्किल होता है कि आधा बॉन्ड एनर्जी देने से कैसे हमें क्लोरीन एटम मिलेगा। देखो तो उसका लॉजिक ये होता है कि मान लो आपके पास 1 मोल क्लोरीन होता है, आपके पास 1 मोल क्लोरीन होता है, तो 1 मोल क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगता है वही उसको, उसका बॉन्ड एनर्जी कहलाता है। लेकिन अगर मैं 1 मोल क्लोरीन को ब्रेक कर देता तो मुझे बताइए, मुझे कितने मोल क्लोरीन के एटम्स मिलते हैं? मुझे कितने मोल क्लोरीन के एटम्स मिलते हैं अगर मैं 1 मोल क्लोरीन को ब्रेक कर दूं? तो एक क्लोरीन को ब्रेक करने पर कितने एटम्स बनेंगे? एक क्लोरीन को ब्रेक करने पर सर 2 एटम्स मिल रहे हैं। तो 1 मोल क्लोरीन को अगर ब्रेक करेंगे तो कितने एटम्स मिलेंगे? 2 मोल 2 मोल्स, बिल्कुल 2 मोल्स ही मिलेंगे। लेकिन क्या मुझे 2 मोल क्लोरीन चाहिए NaCl बनाने के लिए? देखो तो NaCl, तो NaCl बनाने के लिए क्या मुझे 2 मोल क्लोरीन चाहिए? नो सर 1 मोल 1 मोल चाहिए। इसका मतलब, क्योंकि हमें पता है एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो 2 मोल क्लोरीन एटम के लिए अगर मुझे लेट से x किलो जूल एनर्जी लग रहा है, x किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल क्लोरीन के लिए क्या मुझे उसके आधे एनर्जी की जरूरत नहीं होगी? So that is why we are using half of bond energy. एक और बार बता देता हूं, NaCl बनाने के लिए आपको, मतलब एक NaCl बनाने के लिए आपको 1 क्लोरीन एटम की जरूरत है। लेकिन क्लोरीन को जब आप तोड़ोगे, Cl2 को जब आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 क्लोरीन एटम, लेकिन आपको चाहिए तो एक ही। तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक हाफ ऑफ इट, तभी तो एक ही मिलेगा ना। तो अगर आप हाफ क्लोरीन का कर रहे हो तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी भी रिक्वायर्ड था उसका भी आपको हाफ लेना पड़ेगा। अगर पहले x किलो जूल एनर्जी लगा था तो अब आपको उसको x/2 एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, कोई कह सकता है फिर से दूसरे क्लोरीन का क्या होगा? वो दूसरे मोल NaCl बनाने में यूज होगा, वो दूसरा मोल NaCl बनाने में यूज हो जाएगा। हमें तो 1 मोल को ही बनाना है ना। So that is why we are using half of bond energy. So that will give you chlorine gaseous atom. देखो अब आपको और उसको गैस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही गैस था, तो टूटने के बाद भी गैस ही रहेगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट तो और भी कम हो जाएगा ना। So we get chlorine gas, but we don't need chlorine gas, we need chloride ion in gaseous state. तो अब मुझे कौन बताएगा, अगर मुझे क्लोरीन को क्लोराइड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोरीन है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, मुझे उसको क्लोराइड बनाना है Cl-, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को बेटा क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी
released when an electron is added to the valence shell of an isolated gaseous atom is called as, ये आयोनाइजेशन था, तो उसका ऑपोजिट क्या होता था? आयोनाइजेशन का ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। It is called as electron gain enthalpy. आयोनाइजेशन का उल्टा होता है इलेक्ट्रॉन गेन। आयोनाइजेशन में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब सोडियम और क्लोराइड आयन गैसीय स्टेट में बन गए, लेकिन हमें तो NaCl बनाना है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एक लिंक होना चाहिए, यहाँ पर भी कोई लिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी इन्वॉल्व होगा जहां पर हम ये गैसियस आयंस को कंबाइन करके NaCl बनाएंगे? अब देखिए, यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पर भी मैं वही लिख रहा हूं, लैटिस एंथैल्पी। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, ये जो लैटिस एंथैल्पी है ये थोड़ा सा मतलब डबल फेज डेफिनेशन है इसका, है ना, इसके दोनों चेहरे हैं। देखो, एक आपने लैटिस एंथैल्पी कल ही पढ़ा, ठीक है, दोनों में आप बुक में भी देखिए यही लिखा होगा। कल हमने लैटिस एंथैल्पी ये पढ़ा कि एक मोल सॉल्ट को डिसोसिएट करने के लिए इनटू देयर गैसियस आयन, मतलब हम कल ऐसे कर रहे थे कि NaCl को हम तोड़ रहे थे इनटू दिस। तो इसके लिए जो एनर्जी था इसको हमने लैटिस एंथैल्पी कहा। लेकिन आज देखो जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है या नहीं? यस सर। रिवर्स हो रहा है, तो इसको भी हम लैटिस एंथैल्पी कह रहे हैं। मतलब देखो, डेफिनेशन ना थोड़ा सा बस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहां पर लैटिस एंथैल्पी को हम क्या कहेंगे? वो ज्यादा मतलब ये नहीं है, वेरिएशन नहीं है, बस रिएक्शन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो यहां पर हम लैटिस एंथैल्पी को कहेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, देखो वहां पर रिक्वायर्ड था, यहां पर होगा रिलीज्ड। पहले आप तोड़ रहे थे, तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, अब वो बन रहा है, तो बनने के दौरान एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन 1 mole salt is formed from its gaseous ions, तो थोड़ा अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एक्चुअली दोनों जगह प्रोसेस जो है वो जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, दोनों जगह काम वही हो रहा है। एक जगह सॉल्ट को हम गैसियस आयन में ब्रेक कर रहे थे, यहां पर हम गैसियस आयन को जोड़कर सॉल्ट बना रहे हैं, तो वहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होता था, यहां पर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। So that is why here the lattice enthalpy will be an exothermic process released.
ठीक है? तो एक बार मैं फट से, अगर आपका लिखना हो गया तो मैं आपको फट से एक बार ऊपर दिखा देता हूँ। देखो हमने ऊपर लैटिस एंथैल्पी का डेफिनेशन वही लिखा था, बस मतलब बस उसका डेफिनेशन जो है वो ऑपोजिट था। ठीक है, आप अपने कॉपी में देख सकते हैं। हाँ हाँ, देखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to dissociate 1 mole salt into their gaseous ions. To break या dissociate 1 mole salt into gaseous ion, मतलब देखो डेफिनेशन में वर्ड्स वही है, बस हमने प्रोसेस को उल्टा कर दिया। तो इसलिए देखो वहां पर हमने लैटिस एंथैल्पी को क्या कहा था, एंडोथर्मिक कहा था, और इसलिए यहां पर हम लैटिस एंथैल्पी को क्या कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक कह रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑपोजिट होगी। तो बस हमारा हो चुका है काम, आपका सॉल्ट बन गया। तो बस अब हर एक एंथैल्पी को ना उसका साइन दे देना, ईच एंथैल्पी को उसका साइन दे दीजिए, मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है या एक्सोथर्मिक है। लैटिस एंथैल्पी हमें पता चल गया एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब शुरू से शुरू करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन से शुरू करते हैं, ठीक है, लेफ्ट से पूरा। तो बताओ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कैसा होता है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? सब्लिमेशन, सॉलिड को गैस में ले जाना है। एंडोथर्मिक। तो प्लस लिख लेता हूं, ग्रेटर देन 0। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है या एनर्जी रिलीज होती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा, या आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी में आपने क्या किया, बॉन्ड ब्रेक किया या बॉन्ड फॉर्म किया? बॉन्ड एनर्जी जो हमने दिया, बॉन्ड हमने ब्रेक किया। ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी अगेन रिक्वायर्ड और रिलीज्ड? रिक्वायर्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, रिक्वायर्ड पॉजिटिव। लास्ट, क्लोरीन से क्लोराइड बना, इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर, तो यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई? जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो किसी गैसियस आयन में, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है? रिलीज। रिलीज करता है। अरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में था, खा गए पूरा। एनर्जी रिलीज होता है क्योंकि एनायन इलेक्ट्रॉन लेकर अपने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है, तो वो एक्सेस एनर्जी क्यों रखेगा, वो एनर्जी को वो रिलीज कर देता है। तो दीज आर द साइंस। सो व्हाट कैन आई राइट ओवरऑल, तो अब देखो मैं पूरा लिख रहा हूं। सो यू कैन राइट एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि ये प्लस है तो इसके नीचे प्लस लिखेंगे, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी प्लस, प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी, ये भी पॉजिटिव होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब लिखेंगे प्लस, इसका साइन माइनस होता है, बिकॉज वी आर एडिंग अप द एंथैल्पीज। उनका साइन प्लस माइनस होता है या नहीं, वो तो प्रोसेस पर डिपेंड करता है। प्लस लैटिस एंथैल्पी, कई बार इसको यू लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब ऐसे जान के रखो, कभी अगर आ जाए तो आप कहोगे सर यू तो इंटरनल एनर्जी देता है, तो अब सिंबल वैसे दिया जाता है इसलिए बता दे रहा हूं। तो ये नेगेटिव होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये सब, ये जो पूरा मामला है, ये सब किसके बराबर होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
नाउ द ट्रिकी थिंग अबाउट दिस बॉर्न हेबर साइकिल इज कि अगर आपका सॉल्ट चेंज हो जाता है तो आपका ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते क्योंकि ये तो NaCl के लिए है। अब अगर मैं सॉल्ट चेंज कर दूं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का पूरा फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, है ना। एक और करके देखेंगे हम। तो इसलिए आइडिया को समझिए। तो हमारा मेन आइडिया यहाँ पर यह है बॉर्न हेबर साइकिल में कि एक तो आपको फॉर्मेशन बनाना है, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। दूसरा, तो ये फॉर्मेशन हम किससे करेंगे? उनके गैसियस आयन से। ये बात दिमाग में घुसा लो। मतलब आपको जो भी रिएक्टेंट में गिवन हो, जो भी गिवन हो, आपको उसको उसके गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए जो जो एंथैल्पी लगना है वो लगेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यही 4 एंथैल्पी ही लगेंगे। कभी कभार कोई एक एंथैल्पी स्किप भी हो सकता है, हो सकता है। क्या NaCl का फॉर्मेशन समझ में आया? दिस इज बॉर्न हेबर साइकिल, इतना ही होता है बॉर्न हेबर साइकिल। और देखो हेसेस लॉ का एप्लीकेशन हो गया ना, कि आपने ये 5 एंथैल्पी, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये 5 एंथैल्पी का जो सम है वो इसके बराबर है। आया समझ में? जैसे तो इसी तरीके से मैं आपको 2 मिनट टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट टाइम देता हूँ। थोड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाइए तो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो MgO किस किस से बनेगा इतना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। चलो ये भी बता दिया। ये सॉलिड होता है और ये गैस होता है। तो आप बनाने की कोशिश करो तो।
हो गया। ये सर हो गया। तो देखिए पहले आप मैग्नीशियम को क्या करेंगे, मैग्नीशियम को आप उसके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो ये हो गया सब्लिमेशन। ओके, और फिर आप क्या करोगे, 2 बार आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे, क्योंकि अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। एक ही स्टेप में नहीं होगा, 2 स्टेप में होगा, लेकिन मैंने इसलिए 2 बार लिख दिया, IE1 प्लस IE2। ओके, तो मैग्नीशियम आयन बन गया। अब ऑक्सीजन के लिए भी क्या चाहिए, हाफ ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज आपके पास ऑक्सीजन, आपको तो ऑक्सीजन एक ही लिक्विड है, तो यहां पर भी क्या होगा, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी दोगे, तो ये ऑक्सीजन गैसियस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको ऑक्साइड आयन चाहिए ना, देखो अब होगा इंटरेस्टिंग चीज। तो अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना, मैं राइट हैंड साइड में लिखूंगा, तो ये बनेगा O2 नेगेटिव, फाइन। बट 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कैसे करोगे, पहले आप डेल्टा Eg1 करोगे प्लस डेल्टा Eg2 करोगे, लेकिन देखिए डेल्टा Eg1 तो नेगेटिव होता है, लेकिन डेल्टा Eg2 क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, और फिर दोनों को जोड़कर क्या बना देंगे, लैटिस एंथैल्पी। हाँ एक सेकंड, ठीक है, देखो ये समझ में आ रहा है या नहीं। हाँ, तो अब आप क्या लिखोगे, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है, एक एक टाइम में काम तो 5 करना होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो मैं देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके बराबर लिख सकता हूँ, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, SUB लिख रहा हूँ, ये पॉजिटिव होता है, IE1 प्लस IE2, आयोनाइजेशन एनर्जी भी पॉजिटिव ही होती है, कोई टेंशन नहीं। ओके, प्लस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये भी पॉजिटिव होता है। एक सेकंड, और डेल्टा HEG1 प्लस डेल्टा HEG2, इन दोनों का सम क्या होगा, कौन बताएगा आप मुझे। देखो मैंने ये तो लिख दिया कि ऊपर वाला पहला नेगेटिव होता है और दूसरा पॉजिटिव होता है, लेकिन मुझे कौन बताएगा नेट यहाँ पर क्या लिखूंगा, और फिर मैं लैटिस लिख लूंगा। यहाँ पर कौन सा साइन देंगे, प्लस देंगे या माइनस देंगे या दोनों।
कौन सा साइन देंगे बेटा बताओ? यहाँ पर प्लस देंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से भूल चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज नेगेटिव जनरली, कुछ केसेस में पॉजिटिव भी हो सकता है, and successive electron gain enthalpy is always positive, and the sum, अगर मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो ना, तो उसका जो सम है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा ज्यादा होता है कि ओवरऑल सम को वो हमेशा पॉजिटिव बना देता है, इसीलिए मैंने ये दिया। ओके तो ये होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा एक और बनाओ तो तब तक मैं बस याद देता हूँ, क्योंकि यही लास्ट है, हो गया हमारा। एक बस आखिरी बनाइए, Al2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ। ठीक है, 1 मिनट मुझे दो, बस ये लास्ट कर लो तो खत्म हो जाएगा। Al2O3 का बनाइए फटाफट। तो आप बनाइए इसको तब तक Al2O3। हो गया? यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 टाइम्स, और यहाँ पर 3/2 टाइम्स पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या एनर्जी देंगे? बोलो क्या एनर्जी देंगे यहाँ पर?
सब्लिमेशन। हाँ, लेकिन कितना, मतलब क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पर अब 2 टाइम्स, बेटा एक मैंने कहा ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो भाई जो उसका कोएफिशिएंट रहेगा उतने से मल्टीप्लाई करके करोगे, जो उसका कोएफिशिएंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एल्यूमिनियम गैस। तो आप क्या करेंगे, आप देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इतना आसान नहीं है इसको करना जब तक ये ना पता हो। अब आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 1 मोल एल्यूमिनियम से, 1 मोल से। तो बेटा देखो आप इसको लिखोगे IE1 + 2 + 3, लेकिन ये एनर्जी तो 1 मोल एल्यूमिनियम से रिमूव करने के लिए चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 मोल है, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स करूंगा? करूंगा। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस एल्यूमिनियम +3 इन गैसियस स्टेट। तो अब आपका एल्यूमिनियम गैसियस स्टेट में जा चुका है। ओके, तो ऑक्सीजन आपको 3 चाहिए, 3 आपको तभी मिलेगा जब आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ोगे। तो यहाँ पर भी जो कोएफिशिएंट है ब्लाइंडली उतना ही टाइम्स बॉन्ड एनर्जी, तो आपको 3 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, और फिर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आप जोड़ोगे जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, तो आपका बनेगा 3 ऑक्साइड आयन। लेकिन यहाँ पर एनर्जी कौन क्या लिखेंगे बताओ तो कोई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा, इधर लिख लेंगे, कौन बताएगा यहाँ पर मैं एनर्जी क्या लिखूंगा? डेल्टा एच Eg1 + 2 Eg2 का कितने टाइम्स, का कितने टाइम्स? अरे बेटा सिंपल सी बात है, जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो भी आप ये आयनाइजेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन जो भी करते हो, बॉन्ड जो भी करते हो, वो हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पर 3 मोल ऑक्सीजन एटम को आपको कन्वर्ट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अब हो गया। अब जोड़कर इधर लगा दो लेट्स, ठीक है, और लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वैसे ही हम लिखेंगे। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन कभी इतना डिफिकल्ट आपको नहीं पूछेगा। हाँ, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मैंने करवाया वो बिल्कुल पूछ सकता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। या फिर एक चीज बस और बता के खत्म करता हूँ, मैं नहीं लिखूंगा कि बेटा मान लो ना, देखो अब जो आपका जो नॉन मेटल है वो हमेशा ये ऑक्सीजन जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या क्लोरीन, इन सब के लिए तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब मान लो आयोडीन होता, मतलब कोई एक आयोडाइड सॉल्ट है, मान लो मैं एक एग्जांपल ऐसे ऐसे बता देता हूँ कि Na + ½ of I2 gives NaI। सिर्फ एक बात समझना, सोडियम सॉलिड होता है जानते हैं, बट आयोडीन भी सॉलिड होता है। तो क्या जो NaCl में जो आपने इक्वेशन, इसलिए मैंने कहा था ना आप रट नहीं सकते हो, तो क्या NaCl में मैंने जो इक्वेशन लिखा था क्या मैं यहां पर भी वही लिख सकता हूं, या मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा बताओ तो? अब आप कॉपी में NaCl वाला देखो, NaCl वाला जो पहला करवाया, और मैं NaI का बता रहा हूं लेट से, तो मुझे बताइए तो क्या एग्जैक्टली सेम होगा या कुछ ऐड करना पड़ेगा, और अगर ऐड करना है तो वो क्या ऐड करना है, कौन बता सकता है? Look at their, सब्लिमेशन बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि देखो यहाँ पर आयोडीन जो है वो सॉलिड है, बिल्कुल। तो आपको आयोडीन को पहले गैस में ले जाना पड़ेगा अगर दिया तो। देखो मैं आपको सारा सिचुएशन बता के रखा हूँ, अब हो सकता है क्वेश्चन NaCl ही दे दे, लेकिन सारा सिचुएशन पता होना चाहिए ना। अब मैं NaCl बताऊंगा और ये नहीं बताऊंगा, तो अब आयोडीन को भी बॉन्ड एनर्जी दे दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड आप उन्हीं का तोड़ सकते हो जो गैसीय स्टेट में होते हैं, आप सॉलिड का बॉन्ड नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर आपको पहले इसको, वही मतलब बाकी सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पर आपको हाफ ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी इसको भी देना पड़ेगा, फिर बाकी सब सेम होगा। चलो, सो दैट कंक्लूड्स योर थर्मोकेमिस्ट्री। सारे थर्मोकेमिस्ट्री में हमने कर ली। तो अब हम लोग आप लोगों ने असाइनमेंट करना कुछ किया है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, मैं आपका मॉड्यूल लाना भूल गया, मेरे पास इक्विलिब्रियम के बाद से है। तो अगर हो सके कोई मुझे थोड़ा असाइनमेंट का सिर्फ फोटो क्लिक करके मुझे भेज देना तो व्हाट्सएप पर। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जो असाइनमेंट है उसको हम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द असाइनमेंट। थर्मोडाइनेमिक्स के किए हैं, मैंने आपको कहा था कि एक वीक जो मैं लीव ले रहा हूँ उसमें थोड़ा कर लेना उसे। किसने डाउट भी नहीं पूछा। अब देखो पूरा चैप्टर हो गया है उसका। अब मुझे लग रहा है थर्मोडाइनेमिक्स का असाइनमेंट खोलेंगे तो उसमें कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो मुझे कल कोई एक काम करना, पूरा ना सही, सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है वो मुझे कल भेज दीजिएगा, तो मैं कल क्लास में ही पूरा उसको डिस्कस कर दूंगा। सेक्शन ए बी जो भी होगा उसमें कोई थोड़ा मुझे भेज देना, ठीक है? कोई एक ही भेजना, नहीं तो 10-10 लोग एक ही चीज मुझे भेज रहे होंगे। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद आवर असाइनमेंट। थोड़ा मैं आपको लीव दे दे रहा हूँ। चलो, हमारा थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, आपका आधा सिलेबस खत्म हो गया। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम करने में 8-9 क्लास लगेगा, फिर उसके एग्जाम्पल हमें प्रैक्टिस करनी। ओके, सो विल एंड इट हियर फॉर टुडे। कोई मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना सेक्शन ए बी पूरा। नंबर आप नहीं है हमारे पास। सॉरी और सॉरी, आपको अच्छा नंबर नहीं है। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ।